आदिम समाज में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हमने उन तमाम व्यवस्थाओं को जाना जो आदिम समाज में एग्जिस्ट करती हैं, व्यवस्थापित हैं और जिनके अनुकूलन और जिनकी प्रतिपालना में आदिम समाज एक सुव्यवस्थित रूप से चलता है। ये हमारे लिए अकल्पनीय है कि बिना लिखित कानून के, बिना किसी लिखित संविधान के उनकी व्यवस्थाएं इतनी सुचारू रूप से कैसे चलती हैं। आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि आदिम जो समाज है उसमें राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का पालन आदिम समाज क्यों और किस लिए करता है, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। और उसके पूर्व की कक्षा में हमने आदिम समाज में जो कानून व्यवस्था है उसकी प्रकृति और विशेषताओं की चर्चा की थी। विश्वास तो मैं यही करती हूँ कि आप लोगों ने सारे वीडियो को ध्यान से सुना होगा और आपको जो मैंने PDF नोट्स शेयर किए थे उन्हें भी आपने देखा होगा। अब हम इसी जो आपका पाठ है आदिम समाज में राजनीतिक व्यवस्था, उसको आगे बढ़ाते हुए और इसकी गहराई से हम पड़ताल करते हैं कि आदिम समाज में न्यायिक व्यवस्था कैसी रही है, किस प्रकार का न्याय, किस प्रकार की कानूनी व्यवस्था रही है। तो ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो आदिम समाज की हम बात करें या फिर हम आधुनिक समाज की बात करें, कानून अराजकता को नियंत्रित करने की व्यवस्था होने के कारण ऐसे व्यवहारों को भी परिभाषित करता है जो कानून की अवमानना करते हैं। ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कानून का प्रथम दायित्व क्या है, कानून का प्रथम कार्य क्या है, अराजकता की स्थिति को नियंत्रित करना, और दूसरा ऐसे व्यवहारों को भी परिभाषित करना जो कानून की अवमानना करते हैं। ये ध्यान योग्य बात होनी चाहिए कि स्वयं ही समुदाय के अधिकारों का हनन जो करते हैं वो इस तात्पर्य के साथ स्वयं को कभी जोड़कर नहीं देखते कि वो भी उसी पैरामीटर में आते हैं, उसी पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे अनुचित एवं असंवैधानिक व्यवहारों से समुदाय को सुरक्षा प्रदान करना एवं इन व्यवहारों में दोषी व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की दंड व्यवस्था निर्धारित करना कानून का उत्तरदायित्व होता है। प्रश्न ये उत्पन्न हो सकता है कि कानून का उत्तरदायित्व क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि समुदाय को सुरक्षा देना एवं अनुचित जो व्यवस्थाओं का जो पालन करते हैं और अनाचार समाज में फैलाते हैं या ऐसे व्यवहारों को समाज के भीतर उत्पन्न करते हैं जो कि असंवैधानिक है, ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना और समाज को सुरक्षित पर्यावरण में विकास की ओर अग्रसर करना है। अतः दोषी व्यक्तियों के दोष का निर्धारण करना एवं उनका निराकरण करना ही न्याय की परिभाषा हो सकती है। क्या है न्याय की परिभाषा? दोषी व्यक्तियों के दोष का निर्धारण करना तथा उनका निराकरण करना। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख पक्ष हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? न्यायिक प्रक्रिया क्या है, ये हमने बात की, अर्थात दोषपूर्ण व्यवहारों को परिभाषित करने के, दोषी व्यक्तियों का निर्धारण करने के एवं उनको दंडित करने की जो प्रणाली है उसके जो 3 प्रमुख पक्ष हैं वो कौन कौन से, जो हमने अभी बात की। क्योंकि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं आदिम समाजों की बात कर रहे हैं, और ये आपको पिछली कक्षाओं में मैंने भली भांति तौर पे बताया कि जो आदिम समाज है वो वहाँ न्यायिक व्यवस्था ऐसा नहीं है कि वहाँ न्यायालय होते हों और सब कुछ लिखित हो कि आपने कानून की किताब को खोला और कानून की किताब में जिस व्यवहार की जो परिभाषा इंगित की गई है उसके अनुसार न्याय किया। क्योंकि ये स्पष्ट है कि सरल समाज जो हैं, आदिम समाजों को सरल समाज माना जाता है, वहाँ भिन्न प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है, अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। और आदिम न्याय व्यवस्था में मजुमदार, मदान, मेलानोव्स्की, लूसी मेयर आदि विद्वानों ने जिन विशेषताओं का उल्लेख किया उसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। पहला क्या है? न्याय एक सामूहिक दायित्व माना जाता है।
और कानून को लागू करना भी सामूहिक दायित्व माना जाता है। तो जनजातीय समाज में कानून को लागू करने व पालन करने में जो संपूर्ण समूह का जो सामूहिक दायित्व होता है, उसकी सुनिश्चितता हमेशा ही आदिम समाज की विशेषता रही है। आदिम समाजों में समूह से प्रत्येक एक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता स्वयं का। ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक समाज में, वर्तमान जो समाज है उसमें व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु आदिम समाजों में एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भरता होती है कि समूह से पृथक एक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इस कारण उनके समूह के लोग ही सम्मिलित रूप से उनके अपराध के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अब एक गोत्र के सदस्य स्वयं को रक्त संबंधी मानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो भारतीय समाज में, जो वर्तमान समाज है, वहाँ पर भी क्यों सगोत्र विवाह नहीं होते? हमने पढ़ा था ना, जब हमने फर्स्ट ईयर में विवाह के बारे में पढ़ा था, और अभी तृतीय वर्ष में भी जब हमने आदिम समाजों में विवाह की व्यवस्था को पढ़ा, तो हमने गोत्रीय सगोत्रीय विवाहों के बारे में भी जानने का प्रयास किया था। तो ये बिल्कुल वही बात है कि अगर एक गोत्र के सदस्य क्योंकि स्वयं में रक्त संबंधी होते हैं, इसका यदि गांव के किसी एक सदस्य के प्रति कोई अन्य व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, तो उस गोत्र के सभी सदस्य उसका विरोध करते हैं, और वे वास्तव में अन्याय और अत्याचार करने वाले व्यक्ति से नहीं, अपितु समूह से बदला लेते हैं। क्या ऐसा वर्तमान समाज में होता है? कदापि नहीं। जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसी को सजा मिलेगी, ऐसे ही होता है ना। लेकिन आदिम समाजों में ऐसा नहीं होता। ये क्या इंगित करता है कि उनके भीतर सामूहिक दायित्व का भाव है, कि गोत्र का जो सगोत्र समूह, इसका अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उसका दायित्व संपूर्ण जो गोत्र समूह है वो स्वयं के ऊपर लेता है। तो गोत्र के सदस्य, और ये स्पष्ट है कि यदि किसी कारण से किसी सदस्य के प्रति कोई अन्य व्यक्ति भी दुर्व्यवहार करता है, तो उस गोत्र के सभी सदस्य उसका विरोध करते हैं। वे वास्तव में अन्याय और अत्याचार करने वाले व्यक्ति से नहीं, अपितु संपूर्ण समूह से बदला लेते हैं, क्योंकि गोत्र के सभी सदस्य आपस में सम्मिलित रूप में प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। सम्मिलित उत्तरदायित्व का दूसरा पक्ष ये भी है कि गांव के किसी एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हानि पहुंचाना आवश्यक नहीं है। जिस व्यक्ति ने हानि पहुंचाई है उसे ही दंड दिया जाएगा या हर्जाना दें। ठीक है। अपराधी गोत्र के किसी भी व्यक्ति को दंड देकर या हत्या करके बदला लिया जा सकता। यद्यपि हुपा जनजाति में गोत्रविहीन जो कि जनजाति है, इसके किसी एक सदस्य की कोई हत्या कर देता है, तो यह जनजाति हत्यारे के परिवार के किसी भी एक सदस्य को मारकर हत्या का बदला लेती है। और इस सिद्धांत का तीसरा पक्ष ये भी है कि गोत्र का कोई भी सदस्य गलत आचरण करता है तो उसे दंड देने का उत्तरदायित्व उस गोत्र समूह को ही है, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं है। आदिम समाजों के गहन अध्ययन से पता चलता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व उसके अस्तित्व को, किसके अस्तित्व को? कानून के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपराध का निर्धारण किस प्रकार से होता है। आदिम समाजों में अपराध का निर्धारण कई तरीकों से होता है। कौन से तरीके से होता है? कि आदिम समाजों में निर्धारण करने के लिए गवाह का होना आवश्यक होता है, किंतु आदिम समाजों में अपराध का निर्धारण करने के लिए गवाह की आवश्यकता सदैव नहीं होती। कहाँ पर गवाह का होना आवश्यक होता है? आधुनिक समाजों में। परंतु आदिम समाजों में सदैव गवाह की आवश्यकता नहीं होती। ये बात भी आप जानने योग्य है कि इन समाजों में कुछ इस प्रकार के भी अपराधी होते हैं जिनके अपराध का निर्धारण अवश्य देवी शक्ति, लगातार जिस बात को हम उठा रहे हैं कि देवी शक्ति, अद्भुत शक्ति, वो शक्ति जो समस्त व्यवस्था को संचालित करती है, उसके ऊपर भी छोड़ दिया जाता है, ऐसा आदिम समाजों का मानना है। मैं फिर दोहरा रही हूँ कि ये वर्तमान जो कानूनी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ ऐसा नहीं होता। ये वो शक्तियाँ हैं जिनको
ये स्पष्ट है कि यही व्यक्ति को दंडित करेंगी, चाहे वो अपराधी है या नहीं है, ऐसा आदिम समाजों का मानना है। और कुछ स्थितियों में व्यक्तियों को कठिन परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं कि उन्होंने ये अपराध किया है या नहीं किया है। मान लीजिए कई बार परीक्षा का स्वरूप ऐसा हो सकता है कि आप आग पे चल के दिखाइए, अगर आप पे आग पर चलकर आप सुरक्षित निकल गए तो आप दंड के भागी नहीं है, आपने अपराध नहीं किया। पर क्या ऐसा संभव है? आपने अपराध किया हो चाहे नहीं किया हो, परंतु अगर व्यक्ति आग के ऊपर से चल के निकलेगा तो वो घायल होगा ही होगा। अब इसके बाद बात आती है प्रमाण की। अपराध के निर्धारण में प्रमाण या साक्षी भी महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। आदिम समाजों में अपराध के संबंध में बहुत सारे प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। उनमें से कई प्रमाण धर्म और जादुई क्रिया के आधार पर संकलित किए जाते हैं। तो मजुमदार और मदान ने अपनी पुस्तक सामाजिक मानवशास्त्र परिचय, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सामाजिक मानवशास्त्र परिचय में लिखा कि न्याय प्रक्रिया में साक्ष्य या प्रमाण के आधार पर अपराध सिद्ध करने को बहुत महत्व दिया जाता है। और कौन से तरीकों को अपनाया जाता है अपराध सिद्ध करने के लिए? पहला शपथ और दूसरा कष्ट साध्य परीक्षण। ठीक है, अब शपथ क्या, कष्ट साध्य परीक्षण क्या है? तो शपथ क्या है? इस प्रकार का जो व्यवस्था है, शपथ की व्यवस्था, इसमें साक्षी क्या करता है? अपराधी शपथ लेकर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। जनजातियों में प्रथम विश्वास है कि यदि वे असत्य कहेंगे तो अलौकिक शक्ति इस अपराध का प्रतिशोध लेगी। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जनजातीय समाज में जो नियंत्रण व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उसको संचालित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनका धर्म पे, आदि शक्ति पर अति विश्वास है। उनका ये मानना है कि व्यक्ति अगर झूठ बोलेगा, किनका मानना है? आदिम समाज का, कि अगर व्यक्ति झूठ बोलेगा तो वो अलौकिक शक्ति, वो दैवी शक्ति उसका प्रतिशोध लेगी। अतः इस अलौकिक प्रतिशोध से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपराधी सत्य तथ्यों को ही प्रकट करते हैं। शपथ लेने की विधियां भी भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ जनजातियों में सूर्य को साक्षी मानकर, कुछ में चाकू को मुंह में रखकर कुछ शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, और समबोर्ड जनजाति में सूअर की नाक पर हाथ रखकर शपथ लेनी पड़ती है। तो वहीं अफ्रीका के जो जनजाति समूह हैं, वहाँ समूह के प्रधान या मुखिया के मस्तिष्क पर हाथ रखकर शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ तो लेनी पड़ती है। आप जानते हैं कि जो आधुनिक समाज है, और विशेषकर अगर हम भारतीय न्यायिक प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर कानूनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि जब व्यक्ति न्यायालय में जाता है और अपनी बात को रखता है तो उससे पहले वो भी शपथ लेता है ना। वो जिस भी धर्म विशेष को मानता है, नहीं तो फिर अगर हिंदू धर्म को मानने वाला है तो गीता की शपथ वो लेता है। अब कष्ट साध्य परीक्षण क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें भी अलग अलग नीतियां हैं जिसके द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है, और ये प्रत्येक जनजातीय सांस्कृतिक संदर्भों में अलग अलग प्रकार से विश्लेषित होती हैं। जैसे हम जब बात करते हैं चुबीची जनजाति में, अगर दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का निर्णय करने के लिए दोनों पक्षों में मल्लयुद्ध करवाया जाता है। मल्लयुद्ध आप जानते ही हैं कि क्या होता है, जिसे हम वर्तमान समय में एक तरह से कुश्ती कह सकते हैं। और यदि विश्वास किया जाता है जो पक्ष पराजित होता है वो दोषी माना जाता है। और अफ्रीका की जो ईवी जनजाति है, वहाँ संभावित अपराधी के सर पे कितना पीड़ादायक है, उबलता हुआ पानी सर पे डाला जाता है। अगर वो व्यक्ति बिना कोई कष्ट किए हुए उसे सह लेता है तो निर्दोष मान लिया जाता है। और अफ्रीका की जनजाति में प्रतिवादी को मुकदमे के समय देखिए बहुत पीड़ादायक प्रक्रियाएं ये अपनाते हैं। जहर पिलाया जाता है और यदि वह व्यक्ति उल्टी कर देता है तो माना जाता है कि वो निर्दोष है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकालीन जो समाज है वहाँ अपराधियों की बड़ी कठिन परीक्षा ली जाती है, और उस परीक्षा को जो पार कर लेता है उसे दोष मुक्त सिद्ध करार कर दिया जाता है। अब अपराधी संकल्प क्या है ये हम देखते हैं। अपराध निर्धारण में एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? अपराध करते समय अपराधी के संकल्प और इरादे क्या थे?
ठीक है। अब आधुनिक दंड विधान में तो एक क्रिया विशेष अपराध है या नहीं, इसको तय करने के लिए अपराधी संकल्प या इरादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु आदिम समाजों में आधुनिक समाज की भांति अपराधी इरादे को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। वह तो अपराध है, अपराधी है, चाहे वो जानबूझ के किया गया हो चाहे अनजाने में किया गया हो। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर के भीतर चोर आया और आपने अपने प्राण बचाने के लिए उसके सर पे मूसल मार दिया और वो घायल हो गया। तो जिसने मूसल मारा है, आदिम समाजों में अगर व्यवस्था होगी तो मूसल मारने वाले को सज़ा मिलेगी, लेकिन आधुनिक समाजों में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि व्यक्ति ने जानबूझ के किसी को मारा है या अनजाने में मारा है या स्वयं के बचाव के लिए मारा है। हमारी न्यायिक व्यवस्था इन सभी बिंदुओं पर विश्लेषण करती है, परंतु आदिम समाजों में ऐसा नहीं होता। आदिम समाजों में आधुनिक समाज की भांति अपराधी इरादे को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। अपराध तो अपराध माना जाता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो चाहे अनजाने में। वहाँ नियमों का उल्लंघन करना पाप माना जाता है और इस अन्याय का बदला अलौकिक शक्ति संपूर्ण समूह से लेती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। ठीक है। अब अपराधी इरादे को कुछ भी महत्व ना देते हुए दंड देने का एक उत्तम उदाहरण जो देखते हैं, गोडार्ड की जो हुप्पा जनजाति में है, वहाँ एक स्त्री ने कपड़े धोने के लिए पानी गर्म करने के लिए जब घर के बाहर आग जलाई तो उस आग से किसी का एक बच्चा जलकर मर गया। यद्यपि इस कृत्य में उस स्त्री का कोई दोष नहीं था, फिर भी उस स्त्री को उसके बदले अपने लड़के के प्राण देने पड़े। तो कितना जघन्य है, कितना क्रूर है। तो इस प्रकार से जग्गा जनजाति में खून के बदले खून का नियम है, क्योंकि इन लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि जिसकी हत्या हो गई है उस व्यक्ति की आत्मा प्रतिशोध लेगी, अतः हत्या करने वाले को भी मृत्युदंड देना आवश्यक हो जाता है। ये सत्य है कि आदिम समाजों में दंड देते समय अपराधी इरादों को अधिक ध्यान में रखा जाता है, परंतु इसका ये तात्पर्य कभी ये भी नहीं है कि सभी समाजों में अपराधी इरादे अर्थहीन हैं। इफ्रू गाओ जनजाति में दंड देते समय जानबूझकर और अनजाने कार्य के बीच तथा आकस्मिक तथा लापरवाही से होने वाले कार्यों के बीच बहुत सावधानी से भेद किया जाता है। ये सावधानी से भेद उसी प्रकार से जिस प्रकार से आधुनिक समाजों में किया जाता है। अगर किसी ने जानबूझकर या लापरवाही से कोई कार्य किया है और उससे अन्य व्यक्ति को हानि पहुंची है तो इस प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्ति को अवश्य दंड दिया जाता है। इसके विपरीत अनायास या आकस्मिक रूप से अगर कोई कार्य हो जाने पर तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, चाहे इससे किसी को दूसरे को हानि पहुंची हो। ये ध्यान रखिएगा कि अचानक से किसी, जैसे मैंने बताया, मूसल मार दिया तो जिसने मारा अपनी जान बचाने के लिए किया तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। तो कुछ जनजातियों में यही होता है कि अनायास आकस्मिक रूप से कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे किसी दूसरे को हानि पहुंची हो तो इस अवस्था में उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता। ठीक है। अब हम देखते हैं अदालती कार्रवाई कैसी होती है। तो आधुनिक जटिल समाजों की भांति आदिम समाजों में अपराधों को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तथा विरोधी व्यक्ति अथवा दल या संपूर्ण समाज को जो अधिकारी सिद्ध करने के लिए आधुनिक समाज के समान ही किंतु सरलीकृत, देखिए ये तो आप देखते ही हैं, कहाँ देखते हैं आप, अगर डिस्कवरी चैनल देखें या आप नेशनल ज्योग्राफी देखें तो वहाँ जब आदिम समाजों के बारे में बताया जाता है तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, इस तरह का पिक्चराइजेशन। क्योंकि देखिए हमने जब पिछली कक्षाओं में पढ़ा तो ये जाना था कि जो सरपंच जिसे हम कह सकते हैं आम भाषा में, तो आदिम समाजों में भी एक व्यक्ति होता है जो मुखिया के तौर पर कार्य करता है। तो जो आधुनिक समाज है वहाँ तो ये पूर्णतः एक न्यायिक व्यवस्था में जो व्यक्ति इसमें पारंगत होगा, जो कुछ पर्टिकुलर्स एग्ज़ाम को क्लियर करेगा, कुछ निश्चित पढ़ाइयों को पूरा करेगा, जैसे लॉ करेगा, उसके बाद ही वो वकील जज बन सकता है। परंतु आदिम समाज में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पर ये तो व्यवस्था है कि जो अपराधी है, जो स्वयं को निर्दोष मान रहा है, वो मुखिया के सामने उपस्थित होगा। तो न्यायिक प्रणाली एक थोड़े से सरल रूप में होती है, परंतु होती है जहाँ वादी, प्रतिवादी, गवाही, प्रमाण, शपथ, परीक्षा सभी होता है और दंड और हर्जाना दिया जाता है या
उसको मौत की सज़ा दी जाती है। ये संपूर्ण व्यवस्थाएं उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार से वर्तमान समाज में होती है, लेकिन वर्तमान समाज में जो हमारा आधुनिक समाज है वहाँ ये व्यवस्थाएं थोड़ी जटिल हैं, और जो आदिम समाज है वहाँ वो व्यवस्थाएं सरल रूप में हैं। आशा तो यही करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को अभी तक जो हमने जाना है आदिम समाज की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं क्लिष्टता होती है, कहीं आपको शंका है तो आप बेझिझक अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपका हमेशा से ही स्वागत है, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा देती हूँ कि आप अपने जीवन में निरंतर विकास करें, उत्तरोत्तर जीवन में प्रगति की ओर आप बढ़ें और अथक परिश्रम करें, क्योंकि बिना परिश्रम के जीवन में आप अपने स्वप्नों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आगे कक्षा में हम आदिम समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके कुछ और अंशों को जानेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत अधिक मेहनत करें, और अंत में हमेशा की तरह से मैं वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा का धन्यवाद देती हूँ, जिनकी अध्ययन सामग्री को हमने विद्यार्थी हितार्थ प्रयुक्त किया है। धन्यवाद।